हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की चाहत में। दोस्तों हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर किया वो है प्री हिस्ट्री, यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो पीरियड है उसे हमने पूरी तरीके से पढ़ाकर कंप्लीट कर दिया और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रोटो हिस्ट्री, यानी आद्य इतिहास। और इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है हड़प्पन सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पन सभ्यता जो है आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आद्य इतिहास क्या होता है। आद्य इतिहास दोस्तों ऐसा समय है जिस पर जो है हमें उस समय के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध थे, प्लस हमारे पास जो है लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आद्य इतिहास में हमारे पास एक तो पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है, दूसरे हमारे पास लिखित साक्ष्य भी है। लेकिन ये जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं ना दोस्तों, इन्हें हम अभी तक इसकी भाषा को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो और हम इसकी भाषा को समझ नहीं सके। तो हमें पता नहीं है कि उसमें जो उस समय के में जो ये लिखे गए हैं ग्रंथ है, कुछ भी जो लिखे गए हैं उसमें क्या लिखा गया है। तो दोस्तों ये जो है हड़प्पन सभ्यता ये आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है और इसे ही आद्य इतिहास कहते हैं। देखते हैं अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, दोस्तों ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो मतलब जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ये सबसे व्यवस्थित सभ्यता है और ये सबसे पहली व्यवस्थित सभ्यता है और ये भारतीय सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पन सभ्यता। लेकिन हम जब बात करें कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो दोस्तों इसमें जो नाम आता है सबसे पहले वो आता है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, दजला और फरात नदी के जो मतलब उसके किनारे जो उभरी थी सभ्यता, उसे ही सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और ये विश्व की जो है सबसे पहली व्यवस्थित सभ्यता है। दोस्तों याद रखिए व्यवस्थित वर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं आद्य इतिहास के बारे में। मैंने आपको पहले बताया कि आद्य इतिहास में जो है पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, प्लस लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं। लेकिन दोस्तों इन जो लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सका है। मतलब ये जो साक्ष्य है लिखित साक्ष्य में जो है उपलब्ध हुए हैं, इन लिखित साक्ष्यों को हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि इसकी जो लिपि थी दोस्तों वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, इसकी लिपि को देखते हैं दोस्तों। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, संकेत के माध्यम से इस जो है ये आपस में बात करते थे। ठीक है, और ये जो संकेत है जो मतलब इनकी लिपि के जो चित्र हैं वो दोस्तों सबसे अधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं, संकेत प्राप्त हुए वो सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं मोहरों पर। ठीक है, और ये मोहरें दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, और इसके बाद जो मतलब संकेत प्राप्त हुए हैं, अक्षर प्राप्त हुए हैं, वो है मृतभांड पर, फिर मनकों पर और ईंटों पर। मतलब इन सभी चीजों पर जो है ये जो इनकी लिपि है, इनके जो है चित्र प्राप्त हुए हैं, इनके अक्षर प्राप्त हुए हैं। और इनमें जो अक्षर है दोस्तों इनका अंदाजा लगाया जाता है कि इनमें जो टोटल जो अक्षर है वो 400 से 500 के बीच रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो है इस काल के समय का जो है इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए जो हम इसमें जो भी इसमें कुछ हुआ है तो उसको हम होंगे में वो करेंगे, या फिर मतलब हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। क्योंकि एक तो नहीं हमें उस समय के बारे में पूरी तरीके से अंदाजा है, नहीं उस समय के बारे में हमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पता है। तो हम सिर्फ मतलब हर एक चीज को हुआ होगा में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके जो लिखने के तरीके पर दोस्तों, इनके लिखने के तरीके पर विवाद है दोस्तों। हम जो भाषा लिखते हैं वो लिखते हैं बाएं से दाईं ओर, मतलब हम इस यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो ये लोग भाषा लिखते थे दोस्तों, ये लिखते थे दाएं से बाईं ओर, मतलब ये इस साइड से इस साइड लिखते थे, जैसे आज जो है उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, तो मतलब इन पर विवाद है। कोई कहता है कि बाएं से दाएं लिखते थे, लेकिन कोई कहता है, वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि दाएं से बाएं भी लिखते थे। दोस्तों इसी को ब्रूस्टोफेडन शैली कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रूस्टोफेडन शैली किसे कहते हैं, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो आप बताइएगा कि जो मतलब भाषा है वो जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है उसे ही ब्रूस्टोफेडन शैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ जो नदी घाटी कुछ सभ्यता हैं उन्हें देख लेते हैं कि मतलब किन किन जो नदी घाटी है उनमें से कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई है। क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों विकसित हो रही थी उसके जो समय है, उसका जो काल पीरियड है, उसमें जो है अन्य सभ्यताएं भी विकसित हो रही थी। देखते हैं कौन कौन सी सभ्यताएं जो है विकसित हो रही थी हड़प्पा सभ्यता के समय। हड़प्पा सभ्यता के समय अन्य सभ्यताएं भी विकसित थी, जिसे देखते हैं दोस्तों जो है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता भी दोस्तों उसी समय विकसित थी। और दोस्तों इसका जो सभ्यता विकसित थी ये हवांगो नदी घाटी पर विकसित थी। ठीक है, और जो दोस्तों
हड़प्पा सभ्यता विकसित थी ये सिंधु घाटी सभ्यता पे विकसित थी, सिंधु नदी के किनारे। और जो मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता विकसित थी ये दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित थी, ठीक है। और चौथी जो है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी घाटी के किनारे विकसित थी। तो दोस्तों आपको जो है एक एक करके याद रखना है कि मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित थी, हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित थी एवं चीनी सभ्यता कहाँ विकसित थी, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता इन सभी से बड़ी व विकसित सभ्यता थी दोस्तों। मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय और जो 4 सभ्यताएं ये भी विकसित हो रही थी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो भारतीय सभ्यता थी, ये बहुत ही ज्यादा विकसित थी इन सभी के मुकाबले। ये जो भारतीय सभ्यता थी, हड़प्पन सभ्यता, ये बहुत ही ज्यादा विकसित थी, बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित थी, ठीक है। बड़े बड़े नगर दोस्तों, मैं आपको अभी एक एक करके विशेषताएं बताऊंगा इनके। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता होती क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि इनके पास कौन कौन सी सुविधाएं थी। तो दोस्तों आप जो तंग रह जाएंगे देखकर कि मतलब 4000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व भी मतलब उनके पास ऐसी सुविधाएं उपलब्ध थी जो हमारे पास आज भी नहीं है दोस्तों। ऐसी कई सुविधाएं दोस्तों मतलब उनके पास उपलब्ध थी जो हमारे पास आज भी नहीं है, या फिर जिसका हम आज प्रयोग करते हैं वो उनके पास 4000 साल पहले थी। दोस्तों सोच के देखिए आप, 4000 साल पहले की मतलब उतना जो है समाज विकसित था हड़प्पन सभ्यता आज के मुकाबले। मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों एक एक करके जब हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों का खोजने का कार्य है। तो दोस्तों भारत में जो प्रागैतिहासिक स्थलों का जो खोजने का कार्य जो करता है वो करता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और इसके जो सर्वप्रथम जो हेड बनाए गए थे वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए इसको जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पहले हेड थे इसके। और आगे चल के इसके जो महानिदेशक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं जॉन मार्शल, ठीक है, ये आप याद रखिए। और जॉन मार्शल के अंडर 2 व्यक्ति काम करते हैं दोस्तों, एक है रखालदास बनर्जी और दूसरा है दयाराम साहनी, ठीक है। और 1922 में जो है रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की खोज की, ठीक है। तो आप ये एक ट्रिक है, हदमोरा, है से मतलब हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, ठीक है, और म से मतलब मोहनजोदड़ो और र से रखालदास बनर्जी। तो आप दो का जोड़ा लेके इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुनिए कि ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज कैसे हुई। दोस्तों अंग्रेज जो है वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है, अंग्रेज जो है रेलवे लाइन बिछा रहे थे इसी के आसपास, हड़प्पा के आसपास, मतलब उधर ही लेके जा रहे थे। तो मतलब जो मजदूर है उन्हें कुछ ईंटें की आवश्यकता हुई, ठीक है, उस रेलवे लाइन पे मजदूरों को कुछ ईंटों की आवश्यकता हुई। और मजदूरों ने देखा कि पास में ही कुछ मतलब ईंटें पड़ी हुई है, ईंटों की दीवार लगी हुई है। तो मजदूरों ने अंग्रेजों के जो अफसर थे उन्होंने उनसे पूछा कि साहब हमें ईंटों की आवश्यकता और जो पास में जो है ईंटें पड़ी हुई हैं हम उनको लगा लें। तो दोस्तों अंग्रेज थे, उन्हें तो मतलब शुरुआत में पता नहीं था क्या, उन्होंने बोल दिया ठीक है लगा लो। तो जब जो मजदूर गए, मतलब मजदूर है दोस्तों, वो ज्यादा अनपढ़ है, तो मतलब उन्होंने जो मतलब हड़प्पा की जो दीवार थी उसे गिरा दिया, ठीक है, हड़प्पा की जो दीवार मतलब हड़प्पा नामक स्थल की जो दीवार थी उसे ही गिरा दिया और उसकी ईंटों को प्रयोग कर लिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ऐसी ईंट तो हमने कहीं देखी नहीं है आज तक, ऐसी ईंट कहाँ से आ गई, तो फिर अंग्रेजों ने जो है उस स्थान पर गए, कुछ अफसर जो उस समय मौजूद थे वहां पर उस स्थान पर गए, उस स्थान की जो दोस्तों जांच की, उसने देखा कि मतलब ऐसी ऐसी ईंटें तो हमने कभी नहीं देखी। फिर उन्होंने जो है अपने आगे जो उनके जो बड़े ऑफिसर है उन तक ये बात पहुंचाई, ठीक है। और उस समय जो इसके हेड थे, सबसे हेड थे दोस्तों, वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल को इस बारे में पता लगा जब, तो जॉन मार्शल ने 2 व्यक्तियों को भेजा कि जाओ, तो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी को भेजा कि जाओ तुम उस जगह की खोज करो कि वहां पर है क्या, ऐसी ईंटें कैसे प्राप्त हो रही है वहां से। तो जॉन मार्शल ने इन दोनों व्यक्तियों को भेजा। तो जब इन्होंने भेजा दयाराम साहनी को 1921 में, तो दोस्तों हड़प्पा जो नामक स्थल है, हड़प्पा नामक जगह की इसने खोज की दयाराम साहनी ने, ठीक है। और वहीं से जो है दोस्तों बड़ी बड़ी मतलब ईंटें प्राप्त हुई, बहुत सी ज्यादा विकसित ईंटें प्राप्त हुई, पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई। तो मतलब इसने देखा कि धीरे धीरे और थोड़ी मतलब इसके थोड़े आगे गए तो और भी मतलब प्राप्त होती गई ईंटें, ठीक है। जब उन्हें खोद कर देखा तो दोस्तों दीवार वहां पर पाई गई, ठीक है, वहां पर चबूतरे पाए गए। तो फिर उसी मतलब जगह पर इन्होंने नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले जो मतलब खोज हुई हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई, ठीक है। फिर 1922 में दोस्तों जब मोहनजोदड़ो ने मतलब इनकी खोज हुई रखालदास बनर्जी द्वारा, तो इनकी जो दूरी है दोस्तों कम से कम 250 किलोमीटर के आसपास है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक है। तो आप इनकी दूरी को भी याद रखिए, एग्जाम में आप जो है पुट कर सकते हैं।
ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से हड़प्पा का जो है खोज हुआ, हड़प्पन सभ्यता का। तो अब हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है उसके बारे में देख लेते हैं कि किस वैज्ञानिकों ने क्या क्या नाम दिए हड़प्पा सभ्यता के। से लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों इन हमें अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं, इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहले हड़प्पा स्थल के खोजा गया था। दोस्तों मैंने बताया कि जो सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल को खोजा था, इसलिए उस जगह का जो नाम है, उस सभ्यता का नाम ही दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों जब आप उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा नामक स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे है, उन्होंने देखा कि हड़प्पा नामक स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे है और सरस्वती नदी, दोस्तों सरस्वती नदी हरियाणा के आसपास है। ठीक है, अब उसका नाम चेंज कर दिया है, तो इसीलिए उसको नाम दे दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, 1947 तक जो दोस्तों सिर्फ 40 बस्तियां खोजी जा चुकी थी सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की। 1947 तक सिर्फ 40 बस्तियां खोजी थी, लेकिन वर्तमान में जो हमने जो इसकी खोज की है वो 1500 बस्तियों से अधिक है वर्तमान में, 1947 के बाद जो खोज हुई है। दोस्तों इसका जो तीसरा नाम दिया गया वो कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसी सभ्यता ने सबसे जो पहली बार है कांस्य का प्रयोग किया था। दोस्तों कांसा बनता कैसे, जो तांबा है, टिन है, इसी को गला का जो है मिक्स करके कांसा बनाया जाता है। ठीक है, चौथा जो नाम है वो सिंधु सभ्यता। मैंने बताया कि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, इसीलिए इसका जो नाम ही रख दिया गया सिंधु सभ्यता। और दोस्तों कुछ वैज्ञानिक इसे जो है सर्वप्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, बहुत ही ज्यादा विकसित थी। ठीक है, इनकी जो है गलियों में जो दोस्तों लाइट की जगह मार्शल लगे होते थे। ठीक है, जो मार्शल होते हैं ना, जो मतलब जलाने वाले होते हैं, वो लगे होते थे। ठीक है, और जो मतलब सड़कों पर जो है चिन्ह लगे होते थे कि आपको किस साइड जाना है, जैसे जैसे मतलब वर्तमान में है। तो आप सोच सकते हैं कि हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले इतना जब विकसित था, तो आज जब हम इतना विकसित है तो हम कोई मतलब कुछ ज्यादा विकसित नहीं है हम पहले के मुकाबले। अब आप सोच के चलिए कि जो हम चीजें उपयोग कर रहे हैं वो 5000 साल पहले थे, तो उनमें ना हमें क्या फर्क रह गया उनमें, आप ही बताइए। ठीक है, इसीलिए जो है दोस्तों इसे नगरीय क्रांति भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है नगरों का सर्वाधिक जो है उदय हुआ है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो या फिर सिंधु नदी और गंगा नदी को जो बीच में जो क्षेत्र प्राप्त हुए वो सबसे ज्यादा क्षेत्र प्राप्त हुए हैं। कम से कम 1100 के जो बस्तियां हैं वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच मिली हैं, सिंधु और गंगा नदी के किनारे के बीच में। दोस्तों अब इसका जो कालक्रम देख लेते हैं, कालक्रम क्या है इसका हड़प्पन सभ्यता का। एक विधि है दोस्तों रेडियो कार्बन विधि से इस सभ्यता के दोस्तों पता लगाया गया कि इसका जो कालक्रम क्या है। ठीक है, तो इस जो विधि से इसमें जो है 3 चरण पाए गए। ठीक है, कि इसको मतलब हड़प्पन सभ्यता को 3 चरण में बांटा गया है। सबसे पहला जो चरण है वो है पूर्व हड़प्पाई चरण। इसकी जो शुरुआत है वो 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, दूसरा परिपक्व हड़प्पन सभ्यता। दोस्तों पूर्व हड़प्पन सभ्यता मतलब जो इसकी जो शुरुआत हुई हड़प्पन सभ्यता की। ठीक है, और जो है परिपक्व हड़प्पाई जो चरण है, ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसमें मतलब जो है हड़प्पन सभ्यता अपने पूरे चरम पर थी, अपने पूरे शिखर पर थी, इतनी ज्यादा विकसित थी इस समय। और जो तीसरा जो चरण है वो उत्तर हड़प्पाई चरण, इसका जो समय है वो तो है 1900 से 1300 बीसी। तो इस समय जो है हड़प्पन सभ्यता का जो है मतलब जो है जो विकास घट रहा था। ठीक है, वो हड़प्पा सभ्यता इस समय जो है लुप्त होती जा रही थी। परंतु जो दोस्तों सर्वमान्य जो है जो टाइम पीरियड है वो है 2350 से 1700 बीसी के आसपास। ठीक है, ये इसको जो है सर्वमान्य है टाइम पीरियड। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सिर्फ इसी को ही टिक करिएगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों कालक्रम देख लेते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने भी अपने अनुसार कालक्रम बताए हैं। ठीक है, एक इतिहासकार दोस्तों सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो टाइम पीरियड बताया है दोस्तों ये है 2500 से 1500 बीसी। और दूसरे जो इतिहासकार हैं डीपी अग्रवाल, इनका टाइम पीरियड 2350 से 1750। दोस्तों यही जो है सर्वमान्य है, तो आप इनका जो नाम भी याद रखिए डीपी अग्रवाल। और जो तीसरे जो इतिहासकार है वो मैके कहते हैं दोस्तों 2800 से 2500 ईसा पूर्व। दोस्तों ये तो बिल्कुल बकवास की बात कर रहे हैं मैके, कैसे हो सकता है 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, मतलब सिर्फ 300 सालों में ही समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल तरीके से गलत है। और जो चौथे हैं जो वो है जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि 3250 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये भी ठीक है। ठीक है, अब जो देखते हैं हड़प्पन सभ्यता का दोस्तों उदय किस प्रकार हुआ। तो इसके जो है कई मत हैं, हड़प्पन सभ्यता कैसे आई या फिर किस स्थान से आए, या फिर वो मतलब हड़प्पा सभ्यता उसी स्थान से विकसित हुई, या ये कहीं विदेशी थे, ये देशी थे।
तो इसके बारे में कई सारे मत हैं, हम उन्हें देखते हैं। हड़प्पन सभ्यता के जो दोस्तों उदय के बारे में जो सबसे पहले मत आता है वो है विदेशी मत, की मतलब विदेशी लोगों हैं, जो विदेशी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने मत दिए हैं। विदेशी वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से ली गई है। मतलब मेसोपोटामिया आप समझ रहे हैं, यानी सुमेरियन सभ्यता, जो दजला और फरात नदी के जो किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी उसे ही मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सभ्यता के आसपास ही ये सभ्यता भी विकसित हो रही थी। ठीक है, आगे हमें इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि इन दोनों के बीच जो है व्यापार भी हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें विदेशी मत में जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं ये मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके। ये तीनों दोस्तों कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से निकली, यानी मेसोपोटामिया के लोग, कुछ लोग हड़प्पा नामक स्थान पर बसे थे और वहीं से जो है इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारे देसी मत है उन्होंने कहा अपनी अपनी पे लोग हमारे नहीं सुनोगे कि हमारे देश में ये सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, तो उन्होंने अपने मत दिए। जो देसी मत जो दोस्तों मतलब भारतीयों ने जो अपने मत दिए वो उन्होंने कहा कि ये स्थानीय क्षेत्रों से, मतलब जिस स्थान से मतलब इनका उदय हुआ है हड़प्पा नामक स्थान पर, मतलब ये जो है उसी स्थान से ये सभ्यता विकसित हुई है। मतलब ये भारतीय सभ्यता ही है, विदेशी सभ्यता नहीं है ये। अब दोस्तों इन्होंने कहा था कि विदेशी मत वालों ने कहा था कि जो मतलब इन्होंने तो अपने कुछ आधार भी तो रखे होंगे ना दोस्तों। इन्होंने मतलब किस आधार पर कहा था कि ये जो है विदेशी सभ्यता है, तो आप इसे देखिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अन्नागार पाए गए हैं दोस्तों, मैं कह रहा हूँ अन्नागार जो पाए गए हैं ये हड़प्पा सभ्यता में, ये जो है मेसोपोटामिया में भी पाए गए हैं, बिल्कुल सेम के सेम। ठीक है, और जो चबूतरा पाया गया है ये हड़प्पा में ही पाया गया दोस्तों, मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। और दोस्तों ये जो चबूतरे को, ये जो मेसोपोटामिया में दोस्तों ये जिगुरत कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब इन्हीं के आधारों पर विदेशी जो मत है उन्होंने कहा है कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन हमारे विदेशी जो देसी मत है जो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है स्थानीय सभ्यता है। तो दोस्तों इन्होंने, हमारे भारतीयों ने कहा चलो तुलना करके देख लेते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कि अगर आप जीते तो आप समझिएगा कि मतलब ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता है ये जो मेसोपोटामिया से आई है, अगर हम जीतते हैं तो ये जो सभ्यता है ये स्थानीय क्षेत्रों से आई है। तो उन्होंने भी कहा कि चलो देखते हैं, तुलना करते हैं इनकी। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले तुलना देखते हैं हम। सबसे पहले तुलना की गई लिपि की। मेसोपोटामिया में जो लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी वो थी भावचित्रात्मक लिपि। इसकी लिपि को हम थोड़ा बहुत पढ़ भी सके हैं दोस्तों, लेकिन भावचित्रात्मक लिपि जो को इसको हम पूरी तरीके से नहीं पढ़ सके। तो अब आप ही बताइए कि ये दोनों एक कैसे हैं। ठीक है, और जो है नगर नियोजन के संदर्भ में देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है कम विकसित थी, मतलब ये ग्रामीण लेवल की थी। ठीक है, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी ये जो अधिक विकसित थी, हड़प्पा सभ्यता अधिक विकसित थी और ये नगरीय सभ्यता थी। तो अब आप खुद बताइए दोस्तों कि ये कैसे हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ही है, या फिर मेसोपोटामिया के लोग ही हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान पर बसे हैं, कैसे हो सकता है ये। ठीक है, जो ईंट है दोस्तों मेसोपोटामिया में कच्ची ईंट पाई गई है, हड़प्पा में पक्की ईंट पाई गई है। और जो पूजा भवन है दोस्तों मेसोपोटामिया से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन हड़प्पा से इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। और जो मुहर है दोस्तों मेसोपोटामिया में बेलनाकार मुहर है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों चौकोर मुहर है। अब आप ही बताइए कि इतने सारी जो तुलना करी है ये आपस में दोनों में डिफरेंट है, हर एक चीज में दोनों में डिफरेंट है, तो ये दोनों एक कैसे हो सकता है। अब आप खुद ही बताइए, मैंने आपको तथ्य बता दिए, अब आप इस बारे में खुद ही सोचिए कि क्या ये दोनों सेम है, क्या जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी सभ्यता जो है वो स्थानीय सभ्यता ही है। तो आगे देखते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में। तो इसका जो ताम्रपाषाण किसी संस्कृति का जो विकास हुआ ये हड़प्पा के समय में ही हुआ है। हमने जब पढ़ा था कि ताम्रपाषाण की संस्कृति दोस्तों पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था उन्हीं का जो आगे चलकर उन्हीं का ही कुछ विकास हुआ है। ठीक है, और ये अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग संस्कृतियां विकसित थी। जैसे बलूचिस्तान में दोस्तों हो गए कुल्ली नाल संस्कृति विकसित थी, राजस्थान में सोती संस्कृति, और जो चनउदड़ो जो क्षेत्र है, ये चनउदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र है, इसमें जो संस्कृति विकसित थी झूकर झाकर संस्कृति थी। ठीक है, और हड़प्पा दोस्तों हड़प्पा सिंधु में सिंधु संस्कृति विकसित थी। तो दोस्तों आप इनको याद रखिए, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों सिंधु सभ्यता है और सोती सभ्यता है, यह सिंधु संस्कृति और सोती संस्कृति, इनमें जो है कुछ समानताएं पाई गई है। तो वैज्ञानिकों को इन्होंने आश्चर्य में डाल रखा है कि इन दोनों में क्या समानताएं हो सकती है। तो दोस्तों इन दोनों में जो समानताएं पाई गई है वो पाई गई है कि एक घड़ा है दोस्तों,
एक घड़े में जो है पत्तियों का जो मतलब डिजाइन पाई गई है वो इन दोनों में सेम पाई गई है। और इसमें जो घड़े में जो रस्सियों की डिजाइन भी पाई गई है ये भी सोती संस्कृति और सिंधु संस्कृति में बिल्कुल सेम पाई गई है। ठीक है, सिंधु एंड सोती संस्कृति से मटकों में पत्तियों की डिजाइन समान मिलती है। ठीक है, समान डिजाइन पाई गई है। अब दोस्तों जो इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है उसे एक बार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ मतलब विकसित थी और ये किस किस रूप में विकसित थी। इसका जो जो दोस्तों स्वरूप है पाया गया है वो है त्रिभुजाकार इसका स्वरूप पाया गया है। ठीक है, पहले जो सबसे पहले जो इसका जो वर्गीकरण है दोस्तों ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये जो सभ्यता है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत फैली है। और वर्तमान में दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि इसकी जो है मतलब आज़ादी की जो बाद है दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा शोध कार्य हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें खोजें हुई हैं। ठीक है, अधिकांश जो मतलब खोजें हुई है वो आज़ादी के बाद ही हुई है। आज़ादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में हुई है दोस्तों। और भारत में भी कहाँ, एक तो गुजरात में सबसे ज़्यादा अधिक खुदाई हुई है, जैसे लोथल धोलावीरा दोस्तों ये गुजरात में ही है। ठीक है, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है ये सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के पास। और दोस्तों गुजरात एवं सरस्वती उसकी सहायक नदियों के पास जो खुदाई हुई है ये टोटली हड़प्पा सभ्यता का 80% जो सबसे ज़्यादा खुदाई है वो इन्हीं क्षेत्रों पर हुई है। अब दोस्तों इसका थोड़ा भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। जो उत्तर में ये जो क्षेत्र थे विकसित है ये मांडा के पास तक था। मांडा दोस्तों चिनाब के आसपास है। और जो पश्चिम में जो क्षेत्र विकसित था ये सुतकांगोडोर, ठीक है, ये बलूचिस्तान के आसपास पड़ता है। और जो पूर्व में ये आलमगीर के पास, ये हिंडन नदी यूपी के किनारे है मेरठ में। और जो दोस्तों दक्षिण में ये देमाबाद तक है। देमाबाद दोस्तों गोदावरी नदी के आसपास है। दोस्तों आप इस क्षेत्र को भी अपने दिमाग में सिर्फ रखना है आपको, मतलब उत्तर में कहाँ तक था, पश्चिम में, पूर्व और दक्षिण में। ठीक है, तो आप इस मैप को अपने दिमाग में रखिएगा यार। तो देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है। जो क्षेत्रफल है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जैसे कई स्थल पाए गए हैं हड़प्पन सभ्यता के, तो उन स्थलों में से कौन सा स्थल जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल घेरे हुआ है। ठीक है, वैसे जो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल जो घेरे हुआ है ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। लेकिन जो दोस्तों ये जो पुरानी खोजों के अनुसार, लेकिन जो हाल में जो खोज हुई है दोस्तों, हाल में ही सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी खोजा गया है। सबसे पहले तो हम तो मानते थे कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन अभी कुछ ही मतलब महीनों पहले जो खोज हुई है इसमें जो पाया गया है कि सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा आप। और इसके जो 4 जो क्रमानुसार जो मतलब बड़े क्षेत्र हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। लेकिन अब जो है राखीगढ़ी के स्थान पर मोहनजोदड़ो आ जाएगा और मोहनजोदड़ो के स्थान पर राखीगढ़ी आ जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं कुछ हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज्यादा विकसित सभ्यता है और इसकी जो मतलब विशेषता है ये बहुत ही ज्यादा है। सबसे पहला जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है वो है नगर नियोजन। मैंने बताया कि दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता मतलब सबसे बड़ी विशेषता जो है ये है नगर नियोजन की। मतलब 5000 साल पहले आप सोच के देखिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 5000 साल पहले नगर, बड़े बड़े नगर विकसित थे। ठीक है, बड़े बड़े शहर विकसित थे, बड़े बड़े घर थे दोस्तों, नहाने के लिए स्विमिंग पूल था। आप सोच के देखिए कि कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय जो ये जो सभ्यता है ये इतनी ज्यादा विकसित थी। ठीक है, जो दोस्तों नगर है ये 2 भागों में विभाजित था। एक तो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी दुर्ग और एक है पूर्वी दुर्ग। ठीक है, सभी नगर जो है 2 भागों में विकसित थे या फिर 2 भागों में बटे थे। लेकिन एक दोस्तों अपवाद भी मिलता है कि जो धौलावीरा है गुजरात में दोस्तों ये जो 3 भागों में विकसित था, उत्तर, मध्य और निम्न, ये 3 भागों में विकसित था। तो ये जो अपवाद है कि नगर 2 भागों में विकसित होते हैं। ठीक है, या फिर विकसित थे नगर 2 भागों में, लेकिन उसका जो अपवाद भी हमें मिलता है। हमने पढ़ा कि पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया कि मतलब जो पश्चिमी भाग और जो पूर्वी भाग ये दोनों अलग अलग आपस में दुर्गीकृत थे। ठीक है, अलग अलग है। जैसे ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, तो ये दोनों जो है आपस में दुर्गीकृत थे। ठीक है, लेकिन इसका जो एक अपवाद भी मिलता है दोस्तों, लेकिन इसका अपवाद मिलता है दोस्तों चनहुदड़ो दोस्तों एक स्थल है हड़प्पन सभ्यता का। इसमें कह रहा है कि ये जो सभ्यता है या फिर मतलब ये स्थल है इसमें कोई दुर्गीकृत नहीं था। तो क्या हमें इसका भी अपवाद मिलता है? तो बिल्कुल दोस्तों राइट है कि हमें जो है दुर्गीकृत का भी अपवाद मिलता है कि ये जो है ये दुर्गीकृत नहीं था।
अब दोस्तों ये क्यों ध्रुवीकृत नहीं था, इसमें जो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए हैं, क्योंकि वहां पर जो वस्तुएं पाई गई हैं उनके आधार पर। तो इस जो क्षेत्र है चंद्र ध्रुव, इन पर जो है मन के कारखाने पाए गए हैं, लिपस्टिक पाया गया है, आभूषण पाया गया है, ठीक है। और इस पर जो है दोस्तों ये जो काजल लगाते हैं हम आंखों में वो भी पाया गया, कंघा पाया गया है। दोस्तों ये जो सब है ये जो हमें है ब्यूटी पार्लर का संकेत देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि मतलब ये जो पाए गए जैसे आभूषण, काजल, कंघा, शीशा, ठीक है, ये जो हमें ब्यूटी पार्लर का संकेत देते हैं कि अब आप सोच के चलिए दोस्तों कि 5000 साल पहले भी ब्यूटी पार्लर था, ठीक है। इसी के आधार पर ये ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसमें जो कोई ध्रुवीकृत नहीं था, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में दोस्तों कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कालीबंगा, इसका जो दूसरा स्थल है दोस्तों कालीबंगा है। ये जो ये भाग है ये ध्रुवीकृत था, कालीबंगा ध्रुवीकृत है। और ये इसकी जो खोज है वो 1951 में हुई। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की। तो आप ये याद रखिए दोस्तों कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा की सॉरी दोस्तों कालीबंगा की खोज कब हुई और किसने की। तो कालीबंगा की खोज जो है 1951 में हुई और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की। अब कालीबंगा का जो अर्थ होता है दोस्तों, उसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। तो क्या यहाँ पर चूड़ियां बनाई जाती थी? अब आप खुद ही सोचिए, क्या यहाँ पर चूड़ियां बनाई जाती थी? दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो स्थान है कालीबंगा, ये राजस्थान के आसपास है, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पर जो खेती के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, वेदिका मिली है, और यहाँ से जो है जुते हुए खेत भी मिले हैं, और जो समाधान भी प्राप्त हुए कालीबंगन से, ठीक है। तो आप इन्हें याद रखिए कि कहाँ से कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है। खेती के कारण जानवरों से फसल को बचाने के लिए दोनों भाग अलग अलग ध्रुवीकृत थे, ठीक है। अब मैंने बताया कि दोस्तों पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग ये दोनों अलग अलग ध्रुवीकृत थे, लेकिन यहाँ पर जो खेती के प्रमाण मिले हैं इसलिए मतलब खेतों को बचाने के लिए ही पूरे को ही इकट्ठा मतलब ध्रुवीकृत कर दिया है। पहले तो मैंने बताया कि पश्चिमी और पूर्वी अलग अलग ध्रुवीकृत थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है इस स्थान पर खेती होती थी इसलिए जानवरों से खेती को बचाने के लिए इस पूरे दोनों स्थानों को मतलब बाहर से ध्रुवीकृत कर दिया है, ठीक है, ताकि जो जानवर है वो फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा जो स्थान है वो है लोथल। लोथल से दोस्तों जो है एक ही साथ ध्रुवीकृत था। अब दोस्तों आप लोथल भी दोस्तों जो स्थल है ये भी एक ही साथ ध्रुवीकृत था, और इसकी जो खोज है वो एस.आर. राव ने की है 1954 में, और ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर जो बंदरगाह होने के कारण दोनों भाग को एक साथ ध्रुवीकृत कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ इसमें जो है मैंने बताया कि ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग ये दोनों अलग अलग ध्रुवीकृत थे, लेकिन चूंकि इस स्थल पर लोथल जो है गुजरात पर था, इस स्थल पर जो है वो था दोस्तों क्या बंदरगाह, ठीक है। इस स्थान पर बंदरगाह था, तो दोस्तों इसको जो है पूरा ही एक कर दिया गया, इन दोनों को पूरी तरीके से ध्रुवीकृत कर दिया गया, लेकिन इनको अलग अलग ध्रुवीकृत नहीं किया गया, ठीक है। हमने पहले क्या देखा कि इसको भी अलग अलग ध्रुवीकृत किया गया और इसको भी अलग अलग ध्रुवीकृत किया गया और फिर पूरे को भी ध्रुवीकृत किया गया, लेकिन यहाँ पर जो बंदरगाह होने की वजह से इसको सिर्फ अलग अलग नहीं किया गया, इसको पूरा एक साथ ध्रुवीकृत कर दिया गया, क्योंकि हमें इस स्थान से इस स्थान पर भी जाना हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों लोथल को जो है लघु हड़प्पा बोलते थे, इसे लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों बंदरगाह था, क्योंकि दोस्तों गुजरात में बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पर जल प्रबंधन की जो व्यवस्था की गई, अग्निकुंड पाए गए हैं, रंगाई कुंड मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी विशेषता हैं लोथल स्थल की। अब जो इसकी चौथी विशेषता है दोस्तों ये देखते हैं कि सड़क जो है समकोण पर काटती है। अब दोस्तों आज के जमाने को आप बस कुछ मत देखिए, आप जो मैं समझाऊंगा सिर्फ आपको सिर्फ बातें सुन लीजिए आप, और आपका जो उसी में ही काम हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही सोचिए आज की सड़क कैसे होती है, आज की सड़क कैसे होती है। अगर आप इसकी ये कोई रोड जा रहा है तो इसके जो आसपास है इसी किसी किनारे घर होते हैं कि नहीं। अगर ये रोड मतलब फिर इससे इधर आएगा तो इसके किनारे घर, इसके किनारे घर, तो क्या ये समकोण पर काट रहा है? खुद ही सोचिए आप, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप सिर्फ उसे ध्यान रखिए, समकोण पर काट रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो पहले के समय तो वहां पर भी जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती थी ये जो सड़कें, ठीक है। और इन्हीं के आसपास जो घर होते थे इनके अगल बगल, ठीक है। अब इसकी अन्य विशेषता देखते हैं दोस्तों, जो दरवाजे खिड़कियां वो गलियों में खुलते थे, दरवाजे खिड़कियां तो गलियों में अभी भी खुलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंदरगाह होने की वजह से जो है दरवाजे और खिड़कियां जो गलियों की तरफ खुलते थे, ताकि खिड़कियों से ये क्या सामान आ रहा है और क्या जा रहा है। और यहाँ पर जो है समुचित जल निकास जो प्रणाली थी,
हड़प्पा सभ्यता में समुचित जल निकास प्रणाली थी, ठीक है। लेकिन इसका जो एक अपवाद भी पता है दोस्तों, मैं आपको जो अपवाद बता रहा हूँ हर एक चीज के, आपको वो जरूर याद रखने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपवाद लिखते हैं, जैसे आपने ये लिख दिया कि समुचित जल निकास प्रणाली थी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसका अपवाद भी लिखते हैं तो दोस्तों टीचर के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई बंदा कुछ मतलब जानता है, ये बच्चा कुछ समझदार है, इसने जो मतलब बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ा है कि इसे अपवाद के बारे में भी पता है, ठीक है। लेकिन जो साक्ष्य मिले की बनावली में इसमें कोई भी जल निकास प्रणाली का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। ये ईंटों का जो प्रयोग है, ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। और जो कालीबंगा जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मतलब पूर्वी और पश्चिमी द्वीप दो भागों में विकसित था, दो भागों में बटा हुआ था, और यहाँ जो कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है, कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। वैसे ईंटें जो घनाभ के आकार की होती है दोस्तों, ठीक है, घनाभ दोस्तों इस प्रकार का होता है, ईंटें जो घनाभ के आकार की प्राप्त होती है। लेकिन एक अपवाद भी मिला है क्या, चंद हुदड़ों में, इसमें जो है वृत्ताकार ईंटें पाई गई। अब दोस्तों वृत्ताकार ईंटें कैसे हो सकेंगे, आप सोचेंगे कि इस तरीके की, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि ये ईंट क्यों बनाई गई है, तो ये ईंट दोस्तों मोस्टली जो है रास्तों में मतलब या फिर जो गली है उन पर मतलब लगाने के लिए बनाई गई होंगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को दोस्तों जो है दोस्तों तक भी पहुंचाइए, इस चैनल के बारे में उन्हें बताइए, ताकि वो भी जो अपनी तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा वो भी दोस्तों मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट वो कल लेके आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।